हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप डूइंग गुड। तो माय नेम इज सौरभ झा एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल स्टडी मंत्रा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी धमाकेदार 20 की सीरीज के साथ हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें हम रोज आपको 20 क्वेश्चंस लाएंगे प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के, जो प्रीवियस एग्जाम में एनडीए में आ चुके हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज का ये है पार्ट 2 और उस सीरीज को हमने नाम दिया था, क्या नाम था? डोंट स्किप एंड मस्ट वॉच सीरीज, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना धमाकेदार 20 का सीरीज नंबर 2, जिसमें हम आज भी डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो विदाउट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन कह रहा है कि पावर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास बॉय ऑफ मास 30 kg। एक बॉय है जिसका मास है 30 kg, ठीक। टू रन अप टू अ स्टेयरकेस, उसको क्या करना है? एक स्टेयरकेस को चढ़ना है, ठीक है, और 40 स्टेप्स। तो स्टेप्स कितने हैं? स्टेप्स है अपने 40। क्या रहा है? टाइम है अपने के पास 10 सेकेंड, ठीक। और हर स्टेप की जो हाइट है, ये जो हर स्टेप की जो हाइट है वो है अपनी 15 सेंटीमीटर। और g की वैल्यू हमारी, मतलब हाइट है हमारी 15 सेंटीमीटर और g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय अ बॉय ऑफ मास 30 kg टू रन अप टू अ स्टेयरकेस ऑफ 40 स्टेप्स इन 10 सेकेंड और ईच स्टेयरकेस हैज अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑप्शंस है अपने पास। ऑप्शन है 1800 वॉट, सेकेंड ऑप्शन है 180 वॉट, थर्ड ऑप्शन है 18,000 वॉट एंड द लास्ट ऑप्शन इज 18 वॉट, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हाइट है, टोटल हाइट कितनी, मतलब एक स्टेप की हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। टोटल स्टेप्स कितने हैं? 14। तो उस बंदे को कितनी हाइट ट्रैवल करनी पड़ेगी? कितनी हाइट मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा? टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर, यानी मैं इसको कह सकता हूँ 6 मीटर, ठीक है। हमको पावर निकालना है। पावर हमको जानते हैं होता है पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क जो होता है एक तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हमको पता है वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक। अब अगर हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी तो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी W की वैल्यू क्या हो जाएगी? mgh। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ mgh अपॉन टी। मास कितना है? 30, g कितनी है? 10, टोटल हाइट कितनी आ गई? 6 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना दे रखा है? 10, 10 10 कैंसिल, यानी कितना आ गया? 180। पावर की यूनिट होती है वॉट, 180 वॉट हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एक्स डायरेक्शन बाय। कोई पार्टिकल की मोशन की बात कर रहा है जो एक्स डायरेक्शन में, जिसको डिफाइन किया गया है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से। y डायरेक्शन में उसको क्या डिफाइन किया गया है? y इक्वल टू डिफाइन किया है b cos ओमेगा टी, ठीक है। कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग ऑन। ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास। ऑप्शन है सर्कुलर पाथ, सेकेंड ऑप्शन है अपने पास सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कह रहा है a, फिर कह रहा है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस b, थर्ड है अपना इलिप्टिकल पाथ और लास्ट ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन। मतलब एक पार्टिकल है जो मोशन कर रही है, 2D मोशन कर रही है, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता है हमको। तो x का जो वो दे रखा है वो है a sin ओमेगा t, ठीक है। y जो है उसके रिस्पेक्ट में जो है पार्टिकल को डिस्क्राइब किया गया है b cos ओमेगा t। क्या मोशन कर रहा होगा, किस तरीके से मोशन कर रहा होगा वो पार्टिकल? सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस a होगा, b होगा रेडियस, इलिप्टिकल पाथ या स्ट्रेट लाइन। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से sin ओमेगा t की वैल्यू निकाल लो। कितनी आ गई sin ओमेगा t की वैल्यू भाई? x बाई a आ गई। सेकेंड इक्वेशन से cos ओमेगा t की वैल्यू निकाल लो। कितनी आ गई? y बाई b।
अब दोनों को क्या करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, ठीक है। तो इधर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो इक्वेशन होती है मैथ में, जो इक्वेशन होती है ये होती है इलिप्स की इक्वेशन, ठीक। तो ये जो मोशन होगा पार्टिकल किस तरीके का मोशन कर रहा होगा, पाथ में, मतलब इसका क्या होगा पाथ, ये होगा इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो इलिप्टिकल पाथ विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोटर व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक मोटर व्हीकल है जो एक सर्कल के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है। मतलब ये सर्कुलर पाथ है, इसके अलोंग कोई मोटर व्हीकल मूव कर रही है, ठीक। तो विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन है इसके अंदर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर टू रेडियस, या नन ऑफ दीज। क्या होगा, देखो पहली बात तो बात कर रहा है वो सर्कुलर मोशन की, और उसमें हमसे पूछ रहा है जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो किस, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो हम अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर इफ वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेशन विल बी डिनोटेड बाय a, and if we are moving in a circular path then the acceleration is known as alpha, that is इसका नाम क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे a नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ये होता है v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं इसे, v स्क्वायर अपॉन r, ठीक। अब हमको ये पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है या सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वेलोसिटी भी चेंज होती है उसकी, ठीक। तो अब पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसको मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एक पार्टिकल को अगर वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना चाहता है, ठीक। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ही होती है टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसमें जो ऑप्शन है अपना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था थर्ड वाला, ये आपके आया हुआ था 2015 के पार्ट 1 में, ठीक है। और उससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो दोनों आए हैं 2013 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है 2015 का पार्ट 1 में, ठीक है, यानी फर्स्ट पेपर वाले में। कह रहा है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल Q, एक चार्ज पार्टिकल है Q इज प्रोजेक्टेड, चार्ज पार्टिकल है प्लस Q is projected with certain velocity, किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया उस चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी। मैंने क्या की, एक चार्ज पार्टिकल को लिया प्लस Q, उसको इसी डायरेक्शन में मैंने v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल जा रहा है पैरेलल, देखो क्या एंगल इन दोनों के बीच में, ये भी वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या एंगल, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है भाई कि द पाथ ट्रेस बाय द पार्टिकल विल बी, ऑप्शन है अपने पास हेलिकल, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास सर्कुलर, थर्ड ऑप्शन है भाई, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कंटिन्यू इट्स मोशन, कंटिन्यूअस मोशन विदाउट एनी चेंज, और कह रहा है लास्ट पार्ट कह रहा है कम टू रेस्ट।
अब देखो सबसे पहले बात कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है तो थीटा 0 हो गया, तो जो फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर वो क्या लगेगा, बी क्यू वी साइन थीटा। अब साइन थीटा हो गया 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, नहीं लग रहा है। हमको ये पता है कि कोई भी बॉडी जो होती है अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में अपना मतलब अपना जो है डायरेक्शन या प्लेस ऑफ स्टेट वो चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भाई अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा तो जिस मोशन में चल रही उसी में चलेगी, तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या कह रहा है, कंटिन्यूड स्टेट ऑफ मोशन विदाउट एनी चेंज, ठीक है। क्लियर हो गया, ये 2015 के पार्ट 1 में आ रखा है क्वेश्चन ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अ डीप सी डाइवर में हर्ट हिज और हर ईयर ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज, जब स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, ठीक है, जब पानी में जाते हैं तो दे में डैमेज, जब पानी में जाते हैं तो उनके ईयर ड्रम जो होता है में डैमेज, मतलब डैमेज हो सकता है। क्यों क्यों, रीजन क्या है भाई। तो ये अपना है फिफ्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ रखा है आपके सेम 2015 पार्ट 1, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन है अपने पास, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, फिर हाई एटीएम, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर है हाई वाटर प्रेशर, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इसमें देखो हमको ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम पानी में जाते हैं, एज वी डिसेंड इन द वाटर, तो वाटर प्रेशर जो होता है, जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं, ठीक, तो वैसे वैसे जो वाटर का प्रेशर है, ठीक, वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। जैसे जितना डीप हम जाएंगे, जैसे जितना डीप हम अर्थ के अंदर जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही जितना हम नीचे जाते हैं पानी में उतना वाटर का प्रेशर बढ़ता है। तो इस वाटर के प्रेशर के बढ़ने से जो ईयर ड्रम होते हैं अपने, वो डैमेज कर जाते हैं। अब वाटर का प्रेशर बढ़ता है तो अपने जो बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होने लगता है। तो हाई वाटर प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम डैमेज होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो 2014 पार्ट 2 में आ रखा है। कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस एट अ कांस्टेंट स्पीड v, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर कह रहा है विच वन विल रिप्रेजेंट इट एक्सेलरेशन, ग्राफ दे रखे हैं, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है ये। तो एक्सेलरेशन को कौन सा ग्राफ इसमें से डिनोट करेगा, अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो v कांस्टेंट है उसकी। तो देखो मैंने अभी बात की, सर्कुलर पाथ में रोटेट होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या लगेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है, अगर मैं लिखूं AC लिखूं या अल्फा, वो वैल्यू होती है v²/r, ठीक है, यही होता है। अब भाई ये कांस्टेंट है अपना, मतलब ये कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा 1/r, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन कम होगा। तो देखो भाई ये तो हो नहीं सकता, रेस्ट का ग्राफ होता है, ये हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ देखो, जैसे जैसे मैं एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा हूँ, ठीक, जैसे जैसे ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, 1 हो गया, इधर 2 हो गया, 3 हो गया, वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है ये। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखा रहा है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा अपना लास्ट वाला, ठीक है। और ये जो है, ये इसका जो होता है, ये जो ग्राफ है ये आपका है हाइपरबोला, हाइपरबोला का ये ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है।
तो क्लियर हो गया आई होप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है, ये क्वेश्चन आ रखा है पहले तो 2014 पार्ट 2। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि टू बॉडीज हैविंग मासेस m एंड 4m, दो बॉडीज है, ए है मान लो, लेट कर लो, एक बी है, इसका मास जो है m है, इसका मास है 4m, आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई, p होता है, इसका भी लीनियर मोमेंटम p, इसका भी p। चलो फिर कह रहा है कि द रेशियो काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा रेशियो काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे मोमेंटम की बात कर दी इसने, तो एक बात हमको याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन होता है, बस उसी रिलेशन पे है ये। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, ये है फॉर्मूला आपका, k इक्वल टू होता है p²/2n। ठीक, अब क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है ए बी, तो उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो लेट करते हैं। अच्छा हाँ, ऑप्शन सुन लो पहले। ऑप्शन कह रहा है आपके पास क्या क्या है, 1:4, दूसरा है 4:1, तीसरा है 1:1 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1:2। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पे k इक्वल टू क्या होगा, और भाई ये तो p तो सेम ही है, p²/2, पहले का मास m है, तो अब kb क्या हो जाएगा, p²/2 × 4m, यानी हो जाएगा 8m। हमको रेशियो निकालना है, तो k/kb, k कितना हो गया, ये हो गया p²/2m, ये हो गया p²/8m, m से m कैंसिल, p² से p² कैंसिल, और जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 8/2, यानी हो गया 4:1। ठीक है, तो रेशियो क्या आया, 4:1, तो 4:1 इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन था ये अपना किस पे फॉर्मूले पे बेस्ड था, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन पे था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा स्पीड में हो रहा है, और क्या करें, बस यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। ठीक है, बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ठीक है, जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट किया गया है F वेक्टर इक्वल टू कहा है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस का 10k कैप। उसके बाद फिर कह रहा है एक्सेलरेशन, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कह रहा है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मास हमसे पूछ रहा है। ठीक, भले ही ये वेक्टर का क्वेश्चन है पर है दो कौड़ी का। कैसे, पहली बात तो ये कौन से ईयर में है ये देख लेते हैं, ये भी आया है आपके 2014 पार्ट 2। ठीक है ये दो कौड़ी का। देखो पहली बात तो आंसर डायरेक्ट है, जहां एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड आया वहां एक्सेलरेशन मतलब जो मास होगा, अब हमें पता है, देखो भाई F इक्वल टू होता है ma, अगर मास एक्सेलरेशन हो गया 1, तो ये जो इसका जो मॉड होगा, मॉडुलस, वही तो उसका मास देगा। सीधा हमको क्या निकालना है, F का मॉड। मॉड क्या हो जाएगा, a² + b² + c² होता है, 6² + 8² + 10², कितना हो गया, √36 + 64 + 100, यानी हो गया √200, यानी हो गया 10√2 क्या, न्यूटन। ठीक, अब कोई फॉर्मूला लगाना है, लो लगा दिया, F इक्वल टू हो जाएगा F ma, भाई a हो गया 1, तो F की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मास के बराबर आ जाएगी, यानी मास कितना आ गया, सिंपल 10√2 न्यूटन। यही एक ऑप्शन था, ऑप्शन सुन लीजिए। चलो 10 kg, 10√2 kg, √10 kg और 8 kg, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10√2 kg, सॉरी 10√2 kg विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन जो है सेम 2014 पार्ट 2 में आ चुका है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, केरोसिन ऑयल राइजेज इन विक ऑफ लैंटेन बिकॉज, विक तो पता होगा क्या होता है, वो जो बाती वाला जो होता है वैसे वाला सिस्टम होता है कि जो केरोसिन ऑयल होता है वो क्यों राइज करता है ऊपर। तो देखो जब भी राइज या फॉल की बात आए, इसमें थीम को पकड़ो, राइज बोला है, जब भी राइज या फॉल की बात आए, राइज और फॉल की जब भी बात आएगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा कैपिलरी। कैपिलरी एक्शन जो ऑप्शन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बॉयंसी ऑफ एयर, कोई इसका चांस ही नहीं, डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू विक, कोई चांस नहीं, कैपिलरी एक्शन, और लास्ट है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द विक। भाई विक की क्या ग्रेविटेशनल पुल हो जाएगी, वो कहां से खींच लेगा। ठीक है, उतना तो है नहीं कि वो अपना एयर ब्लो कर रहा है, वो खींच रहा है केरोसिन ऑयल को,
तो क्या हो जाएगा, कैपिलैरिटी का एक्शन। ठीक, कैपिलैरिटी क्या होता है, लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड को, अगर हम अभी ये कैपिलैरिटी मैंने बताया था, एक ट्यूब होता है, फाइन नैरो बोर का ट्यूब होता है, थ्रू जिसका जो ये होता है ओपनिंग वो होती है थ्रू आउट द लेंथ सेम होती है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डिफाइन किया था, मतलब बताया था इसको। तो थ्रू आउट द लेंथ वो जो ओपनिंग होती है वो सेम होती है। ठीक, तो अगर हम इसको किसी वाटर में रखते हैं, ठीक, ये तो या तो वाटर राइज हो जाएगा अपने आप, या तो वाटर फॉल होगा। तो इसी राइज एंड फॉल को क्या कहते हैं हम, कैपिलैरिटी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलैरिटी एक्शन। 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन है 2012 पार्ट 2 में आ रखा है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है which process explains the splitting of beam of white light into its constituent colors। तो white light जो है अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर यानी जो आपका विबग्योर देता है, तो ये जो बीच का फिनोमेना है वो क्या है, वो फिनोमेना ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन है अपने पास डिस्पर्जन, फिर है रिफ्लेक्शन, थर्ड ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है नन। ठीक है, तो बताओ भाई, व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग होना, व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में। तो बात करते हैं पहले एलिमिनेटिंग द मेथड पे बात करते हैं। रिफ्लेक्शन देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनी सरफेस। यहाँ से ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का होना, ये इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट होना, ये हो गया रिफ्लेक्शन। ये हो नहीं सकता भाई, कैंसिल करो। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल। एक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से जो लाइट का बेंडमेंट होता है उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। हो नहीं रहा, कैंसिल करो, नन हो नहीं सकता। देखो डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है, जब हम कोई प्रिज्म रखते हैं, प्रिज्म में अगर हम व्हाइट लाइट को क्या होते हैं इंसिडेंट करती है व्हाइट लाइट, तो क्या होता है अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यही होता है, यहाँ से सीरीज होती है, वेव की सीरीज स्टार्ट होती है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन। ठीक है, जहाँ पे अब बात करते हैं रेड की क्या होती है, मैक्सिमम लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वेवलेंथ। ठीक, अब जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आ चुका है आपके 2014 पार्ट 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट्स पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। मास m और चार्ज q के पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है, उस पार्टिकल को वो एक्सेलरेट कर रहा है। हमें पता है साइक्लोट्रॉन होता क्या है, एक डी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन मैग्नेट के पोल पीसेस में अलोंग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, इट इज यूज्ड टू, यहाँ पे एक होता है ओपनिंग विंडो, यहाँ पे होता है स्क्रीन। क्या काम करता है, चार्ज हाई वेलोसिटी से हम एक्सेलरेट, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, अप्लाई पोटेंशियल हमको इसके देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई दोनों एक साथ होती है। तो क्या करता है, जिसके वजह से पार्टिकल क्या होता है, हाई वेलोसिटी से ऑसिलेट करता है और इस स्क्रीन से निकलता है और अपने और ये टारगेट को हिट करता है। ठीक है, तो एक मास है m और q चार्ज है। कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इमर्जिंग इज प्रोपोर्शनल टू। अब ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन है q स्क्वायर अपॉन m, सेकेंड ऑप्शन है q अपॉन m स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर एंड द लास्ट ऑप्शन इज q। अब एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब अब ये मोशन में है, मतलब कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो, अब कोई भी चीज मोशन में है, मतलब सर्कुलर मोशन में है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उसके पास जो सेंट्रिपेटल फोर्स है अपना भाई, ये है mv स्क्वायर अपॉन r, ये इक्वल होता है मैग्नेटिक फोर्स के। क्या है मैग्नेटिक फोर्स, b q v, v से v कैंसिल, तो बताओ वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई कितनी, q b r अपॉन m, आ गया वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m
वी स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक, एम से एम कैंसिल हो गया। अब देखो क्या आ गया, ये आ गया आपका क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। अब भाई देखो अपन आंसर जो मांग रहा है वो क्यू और एम के टर्म्स में मांग रहा है, मतलब बाकी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। मास भाई कांस्टेंट होता ही है, होता है, बिल्कुल होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन हुआ तो, पर वो कह रहा है क्यू अमाउंट का चार्ज है। तो देखो क्यू और एम के रिस्पेक्ट में हमको आंसर देना है, तो जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है मैं सीधा कहूँ तो ये पार्ट मेरी हो जाएगी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन किसके एम के। तो देखो कोई ऑप्शन है क्यू स्क्वायर अपॉन एम, देखो पहला ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा ये राइट आंसर, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि a hot object loses heat to its surrounding। एक गर्म ऑब्जेक्ट है कोई रखा हुआ है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ठंडी के मौसम में गर्म चाय की प्याली, उसको हमने गर्म चाय की प्याली को हमने टेबल पे रख दिया है। अब भाई मूड नहीं पीने का, भी क्यों पिए, बाद में पियेंगे आराम से, तो क्या वो चाय आपके लिए जितने देर तक आप काम करेंगे उतनी देर तक क्या वो गर्म रहेगी, नहीं रहेगी। क्या होगा उसके साथ, वो चाय ठंडी हो जाएगी, हम आएंगे चाय हमको ठंडी मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि हमको पहले बात तो ये ध्यान रखना है कि एनर्जी whatever type of energy it is, it can neither be created nor destroyed, ठीक है, बस क्या होता है it can be transferred from one form to another, ठीक। इसमें हम कह रहे हैं hot object loses heat to its surrounding in the form of heat radiation। The rate of loss of heat depends upon, किस पे डिपेंड करेगा, temperature of object, temperature of surrounding। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2012 पार्ट 2 में आ रखा है। ऑप्शन देखते हैं क्या रहा है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर कह रहा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, फिर कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, और द लास्ट ऑप्शन इज नन, भाई कुछ नहीं। तो देखो कोई भी चीज गर्म है वो ठंडी हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर जो है उसका वो सराउंडिंग के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब उसका जो हीट है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है। अब वो तब तक होता रहेगा जब तक टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बराबर ना हो जाए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। हीट का ट्रांसफर हो रहा है बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, गर्म से ठंडी हो रही है, ठीक। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, लो ये है लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 पार्ट 2, क्योंकि 2020 पार्ट 1 हुआ नहीं और 2020 पार्ट 2 अभी देने के लिए जा रहे हैं हम लोग 6 तारीख को। तो 2019 का क्वेश्चन है लाउडनेस। तो साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करेगी। ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन है वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, और द लास्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो जो लाउडनेस होती है, हमको पता है कि जो लाउडनेस, या ध्यान में रखना है कि जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। तो लाउडनेस जो होगा भाई एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो होगा ही। अब जब बात आई गई है इसमें तो एक क्वेश्चन हो सकता है डेवलप हो जाए पिच, पिच किस पे, और हाँ लाउडनेस, और इसका दूसरा नाम होता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी और लाउडनेस में कंफ्यूज नहीं होना है, लाउडनेस इज सेम एज इंटेंसिटी व्हिच इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब बात आ गई है पिच की, तो पिच किसके डिपेंड करता है, तो पिच जो होता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक। तो एक क्वेश्चन में 3 लॉजिक मिले आपको, लाउडनेस को हम इंटेंसिटी भी कहते हैं, हो सकता है कुछ घुमा के क्वेश्चन आ जाए,
और पिच डिपेंड करता है अपनी फ्रीक्वेंसी पे, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, बढ़े आगे। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन 14 जो है वो 2012 में आ रखा है। ठीक, कह रहा है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रॉक्स व्हाट। अब भाई अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने के अप्रॉक्स है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन दे रखे हैं अपने। पहला ऑप्शन है 1T, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 2G, थर्ड ऑप्शन है 10⁻⁴T, लास्ट ऑप्शन है 1G। देखो ये T क्या है, टेस्ला, G क्या है, गॉस। ठीक है, T है टेस्ला, G है गॉस। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? तो देखो ये होती है 1 गॉस के बराबर। ये राइट आंसर होगा, पर कुछ बच्चे जो हो गए मार के इसको आ जाएंगे। क्यों? देखो थोड़ी सी बस डिफरेंस है। 1 गॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, यहाँ पे अगर 10⁻⁻⁴ होता तो ये सही आंसर होता, तो फिर ये सही, ये इसको चेंज करते। यहाँ पे 10⁻⁴ दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 गॉस की वैल्यू होती है 10⁻⁴ टेस्ला और 1 टेस्ला की वैल्यू होती है 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, तो ये छोटा सा रिलेशन हमको याद करना है। ठीक, हो गया क्वेश्चन, बढ़े आगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर टू ऑडिबल साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव। ऑडिबल और अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा है। जो कंपैरिजन है वो कह रहा है ऑडिबल एंड अल्ट्रा सोनिक साउंड। ऑडिबल साउंड है अल्ट्रासोनिक साउंड की बात, ऑडिबल साउंड की कंपैरिजन कर रहा है अल्ट्रासोनिक साउंड के साथ। तो कह रहा है अल्ट्रासोनिक साउंड के पास क्या हो रहा होगा, क्या होगा। पहला ऑप्शन है हाई स्पीड, दूसरा ऑप्शन है अपने पास हाई फ्रीक्वेंसी, तीसरा ऑप्शन है क्या बोलते हैं लॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। देखो ऑडिबल, सबसे पहले समझते हैं ऑडिबल की रेंज क्या होती है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी साउंड की रेंज होती है, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इससे ऊपर यानी ग्रेटर देन 20,000 जो होगा वो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक, लेस देन 20,000 हो जाएगा इंफ्रासोनिक। इतना तो क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल कंपेयर को करते हुए इन अल्ट्रासोनिक की क्या खासियत होगी, क्या होगी भाई। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 20,000 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, ठीक है, तो यही आंसर है इसका। 2019 पार्ट 2 में आ रखा है क्वेश्चन। कुछ था दम, कुछ नहीं था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये है 2012 का क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे दे रखा है पहला एलिमेंट है Hg, दूसरा एलिमेंट है सोडियम Na, तीसरा एलिमेंट है कैल्शियम, दूसरा है Pb लेड। इन चार एलिमेंट में से विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कौन सा है भाई, एक ही एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। कौन सा है, क्या हो जाएगा ये, मरकरी, Hg। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, 2 मिनट में हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 जो है लो, ये भी लेटेस्ट 2019 पार्ट 2 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या है कि रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ। सन से जो रेडिएशन आ रही है वो किस फॉर्म में होती है। ठीक है, कह रहा है पहला ऑप्शन है लाइट ओनली, दूसरा ऑप्शन है लाइट एंड हैविंग लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग लैम्डा, फिर कह रहा है लाइट हैविंग
शॉर्ट वेवलेंथ यानी लैम्डा, और लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। अब देखो सन से जो लाइट रेडिएशन आ रही है, ठीक है, वो उसका जो है क्या होगा, तो भाई क्या होगा बताओ, क्या होगा, लाइट के फॉर्म में तो आएगी, साथ में क्या होगा उसका वेवलेंथ जो होगा शॉर्ट होगा, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन था ये। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके 2018 में आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इन अ वैक्यूम, पहली बात तो वैक्यूम की, कह रहा है इन अ वैक्यूम एक 5 रुपए का कॉइन है, ठीक है, 5 रुपीज कॉइन। फिर कह रहा है दूसरा है फेदर, और तीसरा है अपने पास एक मैंगो। इन तीनों को हम ड्रॉप कर रहे हैं इन अ वैक्यूम, ठीक है, साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ सेम हाइट एज। द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द बॉटम इज, ये जो है टाइम t1 ले रहा है, ये टाइम t2 ले रहा है, और ये टाइम t3 ले रहा है। तो क्या सही होगा इसमें से? ऑप्शन है t1 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t3, बी ऑप्शन है t1 ग्रेटर देन t3 देन t2, सी ऑप्शन है t3 ग्रेटर देन t1 देन t2, और लास्ट ऑप्शन है t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3, ठीक है। तो देखो पहले बात तो ये वैक्यूम में हो रहा है, ठीक है, वैक्यूम में। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हम समझते हैं जब भी कोई फ्री फॉल या वैक्यूम में होता है तो देखो होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। इसमें जो भाई पहली बात तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे इंडिपेंडेंट होती है, तो इसका भले ही वो हल्का हो भारी उससे मतलब नहीं है, अगर वो साइमल्टेनियसली ड्रॉप हो रहे हैं फ्रॉम अ सेम हाइट इन अ वैक्यूम, तो वी हैव टू कीप इन माइंड that the gravitational force is independent of mass, irrespective of the mass। तो क्या हो जाएगा, both will reach the time at the same time, touch the ground at the same time। तो हो गया ये क्वेश्चन भी क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है 2018 में भी अभी आ चुका है। क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, कौन सी डिवाइस है भाई जो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करती है? सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है जीएम काउंटर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पोलैरिमीटर, थर्ड ऑप्शन इज कैलोरीमीटर, ठीक, एंड लास्ट ऑप्शन इज colorimeter। there is a huge difference between calorimeter and colorimeter, right? So let us discuss this question। देखो रेडियो एक्टिविटी को कौन मेजर करता है, तो रेडियो एक्टिविटी जो मेजर करता है वो करता है जीएम काउंटर। क्या करता है ये मेजर करता है आपका, ये डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट द आयनाइजिंग रेडिएशन। इसको डिटेक्ट करता है। अब भाई पोलैरिमीटर भी आ गई है तो इसको भी डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन को मेजर करता है, ठीक है। अब भाई कैलोरीमीटर आ गई है, बिल्कुल कैलोरी नाम से पता चल रहा है हीट, ये हीट को मेजर करता है। अब है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर क्या करता है, ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ लिक्विड। एक लिक्विड में कितने अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रही है उसको मेजर करता है कोलोरीमीटर। तो आई होप डिफरेंस भी क्लियर हो गया आपको कैलोरीमीटर और कोलोरीमीटर में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये 2018 का क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि विच वेव इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स को कौन सी वेव डिटेक्ट करती है? तो ऑप्शन है अपने पास, पहला है इंफ्रारेड, सेकंड ऑप्शन है यूवी, थर्ड ऑप्शन है रेडियो वेव, और लास्ट ऑप्शन है अपने पास माइक्रोवेव। अब देखो
करेंसी नोट्स को कौन मेजर करता है? मेजर करता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज करता है करेंसी, मतलब डिटेक्ट करता है फेक करेंसी है कि रियल करेंसी है उसको। अब भाई ये तीन को उसको बीच क्यों छोड़े, एक एक प्रॉपर्टीज की डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रारेड क्या होता है, किसमें यूज होता है? ये होता है आपका नाइट विजन कैमरा में यूज। नाइट विजन कैमरा में वी यूज इंफ्रारेड वेव, राइट। माइक्रोवेव जो यूज होता है वो होता है आपका रडार में। और रडार आया है तो रडार का हो सकता है फुल फॉर्म पूछा जाए, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिंग रेंजिंग। ठीक, रेडियो में किसमें यूज होता है? ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन। तो यूवी का हमने पढ़ लिया, करेंसी नोट को डिटेक्ट करता है, इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरा, रेडियो ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, और माइक्रो क्या होता है? रडार वगैरह में यूज होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता होगा? बात ये आती, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का क्या होता है? बस रेडार की जगह रेडियो कर दो, साउंड, साउंड डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ठीक, तो इसी के साथ हमने आज डिस्कस की 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स जो प्रीवियसली रिपीट हुए हैं या वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको भी हम रोज डिस्कस करेंगे अभी आने वाली वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और कमेंट करें कि मतलब, और कोई सजेशन है आपका, कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।